हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का उड़ान एग्जाम एंड मोटिवेशन में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी एमपीजीके की उड़ान सीरीज चल रही है, जिसमें आज हमारी अगली क्लास लेंगे। अब हम मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ने लगे हैं। तो मध्य प्रदेश के भूगोल में मैंने मध्य प्रदेश के पर्वत स्टार्ट करे हैं। मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन पढ़ाया है। तो मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन हमने कैसे पढ़ा है, तो आप जरा एक बार मैप बना ले, उस पर पूरा भौतिक विभाजन जो है मध्य प्रदेश का, जो मोटा मोटा अगर हम देखते हैं तो मध्य प्रदेश को 3 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो आप डायग्राम बना लें। ये है हमारा एमपी। हम इसमें मध्य प्रदेश को आप देखेंगे कि यहाँ जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है वो आपको देखने को मिलेगा मध्य भारत का पठार। ठीक है, ये वाला जो एरिया है आपको क्या देखने को मिलेगा, मध्य भारत का पठार। तो ये क्या है, मध्य भारत का पठार। उसके बाद आप जो ये वाला क्षेत्र देखेंगे, ये आपको देखने को मिलेगा कौन सा, बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। उसके बाद आप देखेंगे ये वाला जो क्षेत्र है, जो ये वाला क्षेत्र है ऊपर वाला, इसको बोलेंगे रीवा पन्ना का पठार। क्या बोलेंगे, रीवा पन्ना का पठार। ये इसको विंध्य प्रदेश भी कहा जाता है। उसके बाद आप जो देखेंगे, ये यहाँ से जो ये वाला क्षेत्र है, ये आपको देखने को मिलेगा मालवा का पठार। ये हो गया हमारा मालवा का पठार। आप देखेंगे ये जो है, ये बघेलखंड का पठार है, जो क्षेत्रफल में सबसे कम है, बघेलखंड का पठार। जो आप देखेंगे कि क्षेत्रफल में सबसे कम देखने को मिलेगा आपको बघेलखंड का पठार। उसके बाद आप देखेंगे ये आपकी यहाँ से जा रही है क्या, नर्मदा सोन घाटी। क्या है ये, नर्मदा सोन घाटी। ठीक है, और ये वाला जो भाग है आपका पूरा, ये क्या है, ये सतपुड़ा मैकल। इधर वाला जो पूर्वी वाला भाग है उसको मेकल बोलते हैं, सतपुड़ा मेकल श्रेणी। तो हमने ये आप मैप में शो कर दिए हैं। इसके बाद हमने क्या किया था, मालवा का पठार हमने पढ़ लिया था। ठीक है, मालवा का पठार हमारा हो चुका है। उसके बाद हमने मध्य भारत का पठार भी पढ़ लिया है और बुंदेलखंड का पठार भी पढ़ लिया है। हमने 3 पठार पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे नर्मदा सोन घाटी। तो आप हेडिंग डालेंगे नर्मदा सोन घाटी। ये हमने क्या किया है, मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन है। ठीक है, मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन, मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन, ये पढ़ रहे हैं हम। तो आप देखिए, हमने मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन कर दिया है। मोटा मोटा हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 भागों में मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन किया गया है। तो हमने मालवा का पठार पढ़ चुके हैं, मध्य भारत पढ़ चुके हैं, बुंदेलखंड पढ़ चुके हैं। हम हमारा चौथा पठार पढ़ते हैं आज, जो चौथा क्षेत्र है भौतिक क्षेत्र, नर्मदा सोन घाटी। तो आप हेडिंग डालेंगे नर्मदा सोन घाटी। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल लें नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा सोन घाटी। तो आप देखेंगे इसमें भी हम वही चीजें पढ़ेंगे जो हमने पिछले जो है भौतिक विभाजन उसमें पढ़ा था, कि नर्मदा सोन घाटी का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, नर्मदा सोन घाटी में कौन कौन से जिले आते हैं, उसके बाद यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, यहाँ की जलवायु कैसी है। ठीक है, तो यही सभी चीजें हमको इसमें भी पढ़ना है। तो आप सबसे पहले तो इसमें देख लेंगे हम कि नर्मदा सोन घाटी की स्थिति क्या है। तो आप देखेंगे नर्मदा सोन घाटी के आप दक्षिण में देखेंगे तो आपको सतपुड़ा मेकल श्रेणी देखने को मिलेगी। सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है, जो सतपुड़ा वाला क्षेत्र है, वो आपको इसके दक्षिण में देखने को मिलेगा। आप इसके उत्तर में देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, मालवा का पठार देखने को मिलेगा। नर्मदा सोन घाटी के उत्तर में आपको क्या देखने को मिलेगा, मालवा का पठार देखने को मिलेगा। जब आप इसके पूर्वी क्षेत्र में जाएंगे तो पूर्वी क्षेत्र में आपको क्या देखने को मिलेगा, बघेलखंड का पठार देखने को मिलेगा। तो आप ये सब चीजें हमको क्या करना है, नोट कर लेना है। तो आप लिखेंगे नर्मदा सोन घाटी जो है, लिखेंगे आप नर्मदा सोन घाटी के उत्तर में आप देखेंगे, उत्तर में क्या है आपको, मालवा का पठार। उत्तर में आपको क्या देखने को मिलेगा, मालवा का पठार। दक्षिण में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो आप देखेंगे दक्षिण में हमको देखने को मिलेगा सतपुड़ा मेकल श्रेणी, सतपुड़ा मेकल श्रेणी। इसके बाद आप देखेंगे आपको पूर्व में क्या देखने को मिलेगा, तो पूर्व में हमको देखने को मिलेगा बघेलखंड का पठार।
बघेलखंड का पठार। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको पश्चिम वाले क्षेत्र में क्या देखने को मिलेगा। तो आप देखेंगे कि पश्चिम वाले क्षेत्र में आपको यहाँ पर गुजरात वाला एरिया, ठीक है, मतलब आप मान ली कि अरावली वाला जो क्षेत्र है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, अरावली पर्वत वाला जो क्षेत्र है वो आपको देखने को मिलेगा। ऐसा मोटा मोटा मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अरावली आप देखेंगे कि गुजरात से लेकर राजस्थान, राजस्थान से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है, ठीक है। तो ये हो गई हमारा पश्चिम तक, ठीक है, नर्मदा सोन घाटी। अब इसका क्षेत्रफल लिखेंगे कि नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्रफल कितना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इसका निर्माण कैसे हुआ, सबसे पहले आप ये देख लें। तो आप देखेंगे कि इसका जो निर्माण है, आप देखेंगे नर्मदा सोन घाटी और सतपुड़ा वाला जो क्षेत्र है वो कहाँ आता है, साउथ वाले, मतलब ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। प्रायद्वीपीय पठार किससे बना है, दक्कन ट्रेप की चट्टानों से। तो आप यहाँ पर लिख लेंगे कि जो इसका निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है, दक्कन ट्रेप की सेलों से इसका निर्माण हुआ है। किससे हुआ है, दक्कन ट्रेप की सेलों से, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे कि ये हमारा जो है मध्य प्रदेश का दक्षिण वाला भाग है, प्रायद्वीपीय के, मतलब प्रायद्वीप पठार के अंतर्गत आता है ये वाला क्षेत्र। तो ये जो आप पूरा जो दक्षिण वाला, जो महाराष्ट्र वाला, ये सब दक्कन ट्रेप की चट्टानों से बना हुआ है। आप यहाँ देखेंगे नर्मदा सोन घाटी में काली मिट्टी देखने को मिलेगी, मालवा के पठार में आपको क्या देखने को मिलेगी, काली मिट्टी देखने को मिलेगी, सतपुड़ा मेटा श्रेणी में भी आपको, इधर वाले क्षेत्र में आपको क्या देखने को मिलेगी, काली मिट्टी देखने को मिलेगी। तो ये हो गया दक्कन ट्रेप की चट्टानों से क्या हुआ है, इसका निर्माण हुआ है। उसके बाद आगे हमको क्या देखना है कि यहाँ पर जो है इसका क्षेत्रफल कितना है। तो आप देखेंगे जो नर्मदा सोन घाटी है उसका क्षेत्रफल जो है आपको लगभग 86,000 वर्ग किलोमीटर देखने को मिलेगा। कितना इसका क्षेत्रफल देखने को मिलेगा आपको, 86,000 वर्ग किलोमीटर देखने को मिलेगा। तो आप लिख लें कि इसका 86,000 वर्ग किलोमीटर है, जो लगभग कितना है, 27.09% है। जो प्रतिशत में आप देखेंगे 27.09% है। मालवा के पठार के बाद नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्रफल सेकंड नंबर पे आता है, ठीक है। तो लिख लेंगे आप। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमने क्षेत्रफल लिख लिया, निर्माण लिख लिया, कौन कौन से जिले यहाँ पर अवस्थित है। तो आप देखेंगे यहाँ पे नर्मदा वाला जो क्षेत्र है, नर्मदा नदी वाला क्षेत्र, आप देखेंगे होशंगाबाद आ जाएगा। यहाँ पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा खरगोन, खंडवा वाले क्षेत्र, बड़वानी वाले क्षेत्र, अलीराजपुर, धार, ये क्षेत्र जो आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, थोड़े टच होंगे नर्मदा सोन घाटी को, ठीक है। तो आप इसमें जिले लिख लेंगे, जिले लिखना है हमको, कौन कौन से जिले यहाँ पर मिलेंगे। तो आप लिख लेंगे यहाँ पर मोटा मोटा सा हमको, यहाँ पर जो सतपुड़ा वाला क्षेत्र है नर्मदा सोन घाटी वाला क्षेत्र, तो यहाँ पर हमको लिख लें आप, थोड़ा मोटा मोटा हमको खरगोन मिलेगा, खंडवा मिल जाएगा, ठीक है, बड़वानी मिलेगा, थोड़ा कुछ जिले यहाँ पर मतलब मिलेंगे हमको, अलीराजपुर मिलेगा, होशंगाबाद, हरदा, ये सतपुड़ा में भी आते हैं, ठीक है, अलीराजपुर, होशंगाबाद, जबलपुर, कुछ क्षेत्र जबलपुर का भी ये नर्मदा सोन घाटी में आपको क्या मिलेगा, देखने को मिलेगा। इसके बाद हम यहाँ देख लें कि यहाँ पर जो है वर्षा कितनी होती है। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि आप देखेंगे कि ये वाले क्षेत्र से जैसे जैसे धीरे धीरे इधर जाएंगे हम ऊपर की तरफ, इस तरह से उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र में, तो वर्षा की मात्रा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा यही वाला एरिया है जहाँ पे वर्षा सबसे ज्यादा होगी। तो आप देखेंगे यहाँ पर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होगी। और ये नर्मदा सोन घाटी वाला क्षेत्र है ना, यहाँ पर आपको लगभग 125 सेंटीमीटर तक वर्षा देखने को मिलेगी, ठीक है, 125 सेंटीमीटर तक वर्षा आपको देखने को मिलेगी। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर आपको जो हरियाली भी देखने को मिलेगी, वर्षा की मात्रा अच्छी हो रही है ना, यहाँ पर लगभग 125 सेंटीमीटर के आसपास क्या हो रहा है, वर्षा की मात्रा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको हरे पेड़ पौधे ही देखने को मिलेंगे, वृक्ष भी आपको अच्छे हरे भरे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर कौन कौन से वन पाए जाते हैं, तो आप यहाँ पर वन में देख लेंगे। तो यहाँ पर आपको कौन से वन मिलेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ का आपको मिलेंगे उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन। कौन से वन, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन। आपको कौन से वन देखने को मिलेंगे, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन, ठीक है। इनमें आपको कौन कौन से पौधे, मतलब कौन कौन से पेड़ आ जाएंगे आपके, तो आप देखेंगे तेंदुपत्ता आपको देखने को मिल जाएगा, आपको सागौन देखने को मिल जाएंगे। ये वाले जो वृक्ष हैं वो किसमें आते हैं, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन में आते हैं। तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लें, जैसे कि आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर तेंदुपत्ता देखने को मिलेगा जबलपुर वाले एरिया में।
आप देखेंगे यहाँ पर आपको सागौन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर सेमल, ये जो है ये कौन से वन है, अपने उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन है। तो आपको यहाँ पर तेंदुपत्ता, सागौन, सेमल, ये सब वन जो है देखने को, वृक्ष जो है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हमारा वन वाला क्षेत्र हो गया है, वर्षा भी हो गई हमारी। अब हम यहाँ पर देखेंगे जलवायु। ठीक है, यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी है, यहाँ पर उद्योग कौन कौन से हैं और यहाँ पर मिट्टी कौन सी है। तो मिट्टी मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आप जो ये वाला पूरा क्षेत्र देखेंगे, यहाँ से मालवा के पठार से लगाकर आप नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा वाला क्षेत्र, यहाँ पर पूरे एरिया में क्या है, काली मिट्टी का क्षेत्र है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे गहरी काली मिट्टी मिलेगी। ठीक है, तो आप मिट्टी में भी लिख लें, आपको कौन सी मिट्टी मिलेगी, तो गहरी काली मिट्टी मिलेगी आपको। गहरी काली मिट्टी, कौन सी मिट्टी, गहरी काली मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद हम देखेंगे यहाँ की जलवायु क्या है और यहाँ पर वर्षा कैसी होती है। तो आप लिख लें जलवायु। तो जलवायु कैसी है यहाँ की, लिखेंगे आप जलवायु। तो जलवायु आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर, आप देखेंगे कर्क रेखा जो है वो मध्य प्रदेश के बीच से गुजर रही है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो जलवायु है वो आपको कैसे देखने को मिलेगी, गर्मी में अधिक गर्मी होगी और ठंड में जो है साधारण ठंड। इसे आप लिख लें, गर्मी में अधिक गर्मी और जो ठंड है वो यहाँ पर क्या होगी, साधारण ठंड होगी। ठीक है, साधारण ठंड होगी। ठीक है, आप ये साउथ वाले एरिया में जब खरगोन, खंडवा ये वाले क्षेत्र में जाएंगे तो आपको अभी जो गर्मी चल रही है, गर्मी के मौसम में आप देखेंगे कि यहाँ पर सबसे अधिक गर्मी पड़ रही है। ठीक है, लेकिन अगर आप ठंड की बात करेंगे तो यहाँ पर ठंड एकदम नॉर्मल होती है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि गर्मी में अधिक गर्मी हो रही है और ठंड में क्या हो रहा है, साधारण ठंड पड़ रही है। ठीक है, गर्मी में अधिक गर्मी और साधारण ठंड मतलब कैसी, मानसूनी जलवायु यहाँ पर पाई जा रही है। आप यहाँ पर लिख भी लें कि कैसी जलवायु, तो आप लिख लेंगे मानसूनी जलवायु। कैसी, मानसूनी जलवायु। ठीक है, मानसूनी जलवायु यहाँ पर पाई जाएगी। इसके बाद हमारा कौन सा चीज छूट गया है, निर्माण हमने देख लिया कि दक्कन ट्रैप की चट्टानों से हुआ इसका निर्माण। इसके बाद हम क्षेत्रफल देखेंगे, तो लगभग 86,000 वर्ग किलोमीटर क्या है इसका क्षेत्रफल है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर जिले कौन कौन से पड़ते हैं, तो लगभग में आप खरगोन, खंडवा, बड़वानी, अलीराजपुर, होशंगाबाद, जबलपुर वाले क्षेत्र जो देखेंगे वो नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ वर्षा, तो वर्षा देखेंगे यहाँ पर अच्छी खासी वर्षा होती है, 125 सेंटीमीटर के लगभग आपको वर्षा देखने को मिलेगी। उसके बाद मैं बोल रही हूँ कि होशंगाबाद, होशंगाबाद सतपुड़ा मेकल श्रेणी में भी पड़ेगा, खरगोन, खंडवा भी सतपुड़ा मेकल श्रेणी में पड़ेंगे, तो कुछ भाग इसके नर्मदा सोन घाटी में भी आते हैं। ठीक है, आप देखेंगे आप आगे जब आप सतपुड़ा वाला क्षेत्र पढ़ेंगे तब आपको देखने को मिलेगा कि होशंगाबाद, होशंगाबाद में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर वर्षा। ठीक है, तो यहाँ पर 125 सेंटीमीटर के लगभग क्या होती है, वर्षा होती है। यहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन, जैसे कि तेंदुपत्ता, सागौन, सेमल, ये वाले वन यहाँ पर पाए जाते हैं। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे मिट्टी, तो यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। अगर हमको कहीं भी आ रहा है पढ़ने में कि दक्कन ट्रेप की चट्टाने से इसका निर्माण हुआ इस क्षेत्र का, यहाँ पर दक्कन ट्रेप की चट्टाने हैं, तो आप वहां पर काली मिट्टी ही पाएंगे। ठीक है, जैसे हमने मालवा का पठार देखा, तो मालवा का पठार भी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। मालवा का पठार भी है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में आता है। आप यहाँ भी देखेंगे कि इसका निर्माण भी जो है वो दक्कन ट्रेप की चट्टानों से हुआ, इसलिए आपको यहाँ पर भी काली मिट्टी देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर कम गहरी जो है वो काली मिट्टी देखने को मिलेगी। यहाँ पर नर्मदा सोन घाटी वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पर नर्मदा नदी बह रही है और एक घाटी बनी हुई है। ठीक है, नर्मदा की घाटी बनी है रिफ्ट वैली में। ठीक है, तो नर्मदा सोन घाटी ना आपको धसा हुआ क्षेत्र मिलेगा। ठीक है, एक वैली के अंदर मिलेगा, रिफ्ट वैली जिसे कहते हैं, जिसमें नदी बह रही है। ठीक है, तो ये नर्मदा सोन घाटी वाला क्षेत्र अंदर धसा हुआ मिलेगा आपको जमीन में। तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर सबसे गहरी काली मिट्टी पाई जाएगी। ठीक है, वहीं आप अगर सतपुड़ा वाले क्षेत्र में जाएंगे ना, तो आपको सबसे कम जो गहरी काली मिट्टी होती है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि ये दक्कन ट्रेप से बना है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, काली मिट्टी ही पाई जाएगी। अगर आपको दक्कन ट्रेप पढ़ने को मिल रहा है कहीं पर, तो आप वहां समझ लें कि वहां पर आपको काली मिट्टी ही मिलेगी। ठीक है, उसके बाद मिट्टी पढ़ ली हमने। जलवायु यहाँ पर मानसूनी जलवायु है। कैसे मानसूनी, मतलब गर्मी में तो अधिक गर्मी होती है, लेकिन ठंड में एकदम नॉर्मल ठंड पड़ती है। ठीक है, इसके बाद हमारे और कौन से, उद्योग वाला क्षेत्र और खनिज वाला क्षेत्र छूट गया, तो हम उद्योग देख लेंगे। यहाँ पर उद्योग कौन कौन से हैं और यहाँ पर कौन कौन से खनिज मिलते हैं।
आप देखेंगे खनिजों में सबसे कौन कौन से खनिज मिलेंगे। आप जबलपुर में भी खनिज मिलता है। आप देखेंगे संगमरमर। तो खनिज डाल के लिखेंगे आप कौन कौन से खनिज मिल रहे हैं यहाँ पे। तो खनिजों में लिखेंगे, खनिजों में लिखेंगे कौन कौन से खनिज मिल रहे हैं। तो खनिज में लिखेंगे हम कि आप जबलपुर कटनी ये वाले एरिया में देखेंगे। कटनी में आपको मिलेगा सीमेंट उद्योग। क्या मिलेगा? सीमेंट उद्योग। कटनी वाला क्षेत्र भी आता है इसमें। तो आप देखेंगे सीमेंट उद्योग मिलेगा कहाँ पर? कटनी में। सीमेंट उद्योग मिलेगा कहाँ? कटनी में। उसके बाद आप देखेंगे कि एक कारखाना मिलेगा आपको। एक कारखाना मिलेगा जिसको बोलते हैं चीनी मिट्टी से बर्तन बनाने का कारखाना। ये ग्वालियर में मिलेगा। चीनी मिट्टी से, ये अपन उद्योग लिख रहे हैं, ठीक है। सॉरी, मैं बोल कुछ रही हूँ और लिख कुछ रही हूँ। ये उद्योग चल रहा है हमारा, ना कि खनिज। तो आप देखेंगे उद्योग में सीमेंट उद्योग मिलेगा आपको कटनी में। उसके बाद आप देखेंगे चीनी मिट्टी से बर्तन बनाने का कारखाना कहाँ मिलेगा? बर्तन बनाने का कारखाना, तो ये आपको मिलेगा जबलपुर में। कहाँ मिलेगा? जबलपुर में। इसके बाद आप देखेंगे और क्या मिलता है यहाँ पर आपको, और कौन सा कारखाना मिलेगा जबलपुर में। तो आप देखेंगे गन गैरेज फैक्ट्री मिलेगी। गन गैरेज फैक्ट्री है यहाँ पर। इसके बाद आप देखेंगे होशंगाबाद में आपको सिक्योरिटी सिक्योरिटी पेपर मिल मिलेगी। क्या मिलेगी? सिक्योरिटी पेपर मिल। कहाँ मिलेगी? होशंगाबाद में। कहाँ मिलेगी? होशंगाबाद में। जब हम मध्य प्रदेश के वन पढ़ेंगे तब हम ये पूरे उद्योग पढ़ेंगे वहां पर, कि जो है हमारे कौन से कागज उद्योग से कौन कौन से उद्योग स्थापित होते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे हमारे कोयला से, ठीक है, कागज से, लकड़ी वाले उद्योग। तो ये सब हम पढ़ेंगे जब उद्योग पढ़ेंगे। अब ये जियोग्राफी वाले चैप्टर में ही हमको आगे पढ़ना है, ठीक है। तो आप देखेंगे सीमेंट उद्योग आपको मिलेगा कटनी वाले क्षेत्र में। आप देखेंगे यहाँ कटनी, जबलपुर, उसके बाद होशंगाबाद, हरदा का कुछ क्षेत्र। फिर उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर इधर रायसेन भी थोड़ा सा पड़ जाता है। इसके बाद आप देखेंगे देवास वाला थोड़ा क्षेत्र आता है। फिर आप देखेंगे खंडवा आता है, खरगोन आता है, बड़वानी वाला, अलीराजपुर वाला क्षेत्र। तो ये सब किसमें मिलेंगे आपको? नर्मदा सोन घाटी में मिलेंगे। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है? होशंगाबाद में है। तो यहाँ पर इस तरीके के उद्योग है। इसके बाद हम खनिजों को देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से खनिज है। तो आप देखेंगे चूना पत्थर, डोलोमाइट, ठीक है। तो अब यहाँ पर खनिज देख लें आप। तो खनिज आपको कौन कौन से मिलेंगे? चूना पत्थर मिलेगा कटनी में, ठीक है। 1908 में सबसे पहले यहीं पर क्या हुआ था? खुदाई स्टार्ट हुई थी। तो चूना पत्थर आपको मिलेगा खनिज में, कटनी में मिलेगा। उसके बाद आपको संगमरमर मिलेगा। संगमरमर कहाँ पर मिलेगा? तो आप देखेंगे कि जबलपुर में आपको संगमरमर मिलेगा। कहाँ पर? जबलपुर में आपको क्या मिलेगा? संगमरमर मिलेगा। तो आपको जबलपुर में क्या मिल गया? संगमरमर मिल गया। इसके बाद आपको चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी कहाँ से प्राप्त होगी? सॉरी, चीनी मिट्टी, हाँ, ग्वालियर से तो होती ही है, लेकिन जबलपुर से भी होती है। तो चीनी मिट्टी भी आपको मिल जाएगी जबलपुर से, ठीक है। जब हम उद्योग पढ़ेंगे, खनिज पढ़ेंगे, तो ये हमारा फ्यूचर रिवाइज, मतलब ये सब चीजें हमको वहां पढ़ना है कि भाई चूना पत्थर कहाँ मिलता है? कटनी में, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको डोलोमाइट कहाँ मिलेगा, आपको वो लोहे अयस्क जो है वो कहाँ मिलेंगे, तांबा कहाँ मिलेगा, बॉक्साइट कहाँ मिलेगा, कौन से क्षेत्र में पड़ता है। तो ये अगर आप थोड़ा सा ऐसा मोटा मोटा याद रख लेंगे, अभी यहाँ हमने नर्मदा सोन घाटी में ऐसा कुछ क्षेत्र पढ़े हैं, ऐसा पढ़ा है कि यहाँ पर चूना पत्थर है तो कटनी में मिल रहा है। तो आपको लोकेशन से याद होती जाएगी, ठीक है। हमको सामने मैप रख के ही पढ़ना है। जब भी ये सब चीजें याद होगी, आप उसमें देखेंगे कि नर्मदा सोन घाटी यहाँ पर स्थित है। तो आप देखना कि वहां पर कौन कौन से जिले आ रहे हैं, ठीक है। आप ये देखेंगे सतपुड़ा मेकल श्रेणी यहाँ पर है। तो आप क्या देखेंगे कि इधर अनूपपुर से लगाकर डिंडोरी, बालाघाट, मंडला, फिर उसके बाद अपना छिंदवाड़ा वाला क्षेत्र, पांडुर्णा वाला क्षेत्र, उसके बाद आप देखेंगे बैतूल वाला, फिर उसके बाद आप देखेंगे बुरहानपुर, ठीक है, हरदा वाला, होशंगाबाद वाला, जबलपुर का कुछ क्षेत्र, इधर आप खंडवा, खरगोन, और ये तो बड़वानी, ये तो पूरा पूरा आपको सतपुड़ा मेकल श्रेणी ही देखने को मिलेगी। इधर पूर्वी भाग जो है इसका क्या कहलाता है? मेकल कहलाता है। तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? सतपुड़ा मेकल श्रेणी। तो आपको इतना सब याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है। अब उसके बाद हमको क्या पढ़ना है? कोई सा भी एक टॉपिक ले लेते हैं दूसरा। हमारा कितने हो गए? 4 हमारे जो है क्षेत्र हो गए हैं। अब हमें क्या पढ़ना है?
बुंदेलखंड हो गया, मध्य भारत का पठार हो गया, मालवा का पठार हो गया। अब हम पढ़ेंगे रीवा पन्ना का पठार। ये वाला पठार भी आज हम कंप्लीट कर लेते हैं, रीवा पन्ना का पठार और बघेलखंड का पठार। सब थोड़ा थोड़ा अच्छे से पढ़ना है हमको, क्योंकि इसमें पश्चिमी भाग भी आप पढ़ेंगे, मध्य भाग भी पढ़ेंगे, पूर्वी भाग भी पढ़ेंगे, तो ये कल की क्लास में पढ़ लेंगे। तो आज अब हम अभी हम हेडिंग डालते हैं रीवा पन्ना का पठार। आप हेडिंग डालेंगे रीवा पन्ना का पठार। तो रीवा पन्ना का पठार, इसमें भी वही, सबसे पहले तो आप देखिए कि रीवा पन्ना के इसकी लोकेशन आप देखिए रीवा पन्ना की। तो आप रीवा पन्ना का पठार या विंध्यन जो श्रेणी है विंध्यन पठार है, इसको जो हम देखेंगे कि आप देखेंगे इसके जो उत्तर में आपको क्या देखने को मिलेगा, पूरा बुंदेलखंड वाला एरिया है ये वाला जो है, ठीक है। तो उत्तर में आपको क्या देखने को मिल रहा है, बुंदेलखंड। आप दक्षिण में जाएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, बघेलखंड वाला क्षेत्र देखने को मिलेगा। दक्षिण में आपको क्या देखने को मिलेगा, बघेलखंड वाला क्षेत्र देखने को मिलेगा। आप जब इसके पूर्व में आएंगे तो आपको क्या पश्चिम में आएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, मालवा का पठार देखने को मिलेगा। पश्चिम में आपको क्या देखने को मिल रहा है, मालवा का पठार देखने को मिल रहा है। ये सब चीजें ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे आपको क्या करना है, ऐसा मैप बना लेना है, आपको अपने आप याद हो जाएगा। आपने रीवा पन्ना का पठार पढ़ा, आप देख रहे हैं इसके ऊपर नॉर्थ में आपको क्या दिख रहा है, बुंदेलखंड का पठार। तो बुंदेलखंड की लोकेशन भी याद हो गई कि रीवा पन्ना के उत्तर में क्या है, बुंदेलखंड है। उसके बाद आप देखेंगे दक्षिण में क्या है, बघेलखंड है। उत्तर में बुंदेलखंड, दक्षिण में बघेलखंड, ये लोकेशन हमको याद होगी। आप देखेंगे इसके पश्चिम में क्या है, तो आपको पश्चिम में दिख जाएगा मालवा का पठार। ठीक है, ऐसे ही एक एक जो पठार है उसकी क्या करना है, लोकेशन से हमको याद रखना है। ठीक है, अब हम इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं। तो मध्य भारत का पठार का सबसे पहले तो निर्माण कैसे हुआ है, तो आप देखेंगे इसका जो निर्माण है, इसका जो निर्माण है वो कैसे हुआ है। तो आप देखेंगे इसका निर्माण जो है वो कुड़प्पा विंध्यन क्रम की चट्टानों से हुआ है। कैसे हुआ इसका निर्माण, तो आप लिखेंगे कुड़प्पा विंध्यन क्रम की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है, रीवा पन्ना के पठार का। तो कुड़प्पा और विंध्यन क्रम की चट्टानों से, सॉरी कुड़प्पा और विंध्यन क्रम नहीं आएगा इसमें, बघेलखंड का पठार, सॉरी रीवा पन्ना का पठार। तो रीवा पन्ना के पठार में हम देखते हैं कि इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है। तो आप देखेंगे कि इसका जो क्षेत्रफल है वो आपको दिखेगा 31,955 वर्ग किलोमीटर। कितना दिखेगा, 31,955 वर्ग किलोमीटर। जो कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो आपको देखने को मिलेगा जो कुल क्षेत्रफल का कितना है, आप इसमें देखेंगे रीवा पन्ना के पठार में, तो कुल क्षेत्रफल का कितना है, 10.37%। कितना है, 10.37%। ठीक है, तो रीवा पन्ना का पठार 31,955 वर्ग किलोमीटर। आप यहाँ पर देख लेंगे कि यहाँ पर जिले कौन कौन से आते हैं। तो आप जिले देखेंगे, यहाँ पर आपको जिले देखने को मिलेंगे। आप रीवा पन्ना का पठार ही बोल रहे हैं तो रीवा पन्ना वाला क्षेत्र तो आएगा ही इसमें। तो आप लिखेंगे रीवा पन्ना, सतना का क्षेत्र आएगा इसमें। उसके बाद आप देखेंगे जो भी नया जिला बना है मैहर। उसके बाद आप देखेंगे रीवा से अलग होकर ही क्या बना है, मऊगंज। तो मऊगंज भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सीधी सिंगरौली भी देखने को मिल जाएगा, कुछ हिस्सा सीधी और सिंगरौली का। तो ये आपको रीवा पन्ना के पठार में आपको देखने को मिलेंगे जिले। ये हो गया क्या हमारा जिले। उसके बाद रीवा पन्ना के पठार के बाद हमको इसके जिले के बाद हमको क्या लिखना है, क्षेत्रफल हो गया, जिले हो गए। उसके बाद रीवा पन्ना के पठार में क्या होती है, कौन सी मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद हमको क्या देखना है, यहाँ की जो वर्षा है वो कितने सेंटीमीटर होती है। ठीक है, मिट्टी देख ली, वर्षा देखना है। उसके बाद हमको क्या देखना है, यहाँ पर जलवायु, यहाँ पर कौन सी जलवायु होती है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर उद्योगों की दृष्टि से कौन कौन से उद्योग स्थापित है। तो ये सब चीजें हमको देखना है। तो आप देखेंगे ये वाले एरिया में आपको लाल पीली मिट्टी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप लिख लेंगे मिट्टी में, आप मिट्टी में लिखेंगे दोमट मिट्टी, लिखेंगे मिट्टी में बलुई, दोमट, दोमट मिट्टी,
बलुई मिट्टी जो होती है, जो दोमट मिट्टी, वो आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर वर्षा जो ये वाले एरिया में तो ज्यादा ही होगी, इधर इधर जाएंगे तो कम होती जाएगी। तो आप देखेंगे लगभग 100 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर के लगभग क्या होती है, वर्षा होती है। 100 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर के लगभग क्या आपको देखने को मिलेगी, वर्षा देखने को मिलेगी। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो है, यहाँ की जलवायु क्या है, मानसूनी। यहाँ पर भी कैसी जलवायु पाई जाती है, मानसूनी जलवायु। तो इसलिए यहाँ पर वन वन भी आप देख लेंगे। पहले खनिज देख लेते हैं कि आपको यहाँ पर कौन कौन से खनिज मिलेंगे। तो रीवा पन्ना वाले पठार में आप देखेंगे यहाँ पर आपको कौन कौन से खनिज मिलेंगे। आप पन्ना में हीरा आपको मिल जाएगा, हीरा मिलेगा पन्ना वाले क्षेत्र में। सबसे ज्यादा तो यही वाला खनिज जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद उद्योगों में देखेंगे कि रीवा पन्ना के पठार में कौन कौन से उद्योग स्थापित है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सबसे ज्यादा चूना पत्थर, हीरा, जिप्सन मिल रहा है। चूना पत्थर भी लिख लें और जिप्सन भी लिख लें। ये रीवा में। ठीक है, तो खनिजों में आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो खनिज है वो बुंदेलखंड और रीवा पन्ना वाले क्षेत्र में, मतलब ये यहाँ वाले एरिया में आपको हीरा देखने को मिलेगा, छतरपुर वाले में और पन्ना वाले। जो पन्ना में कुछ खजाने हैं और कुछ खजाने कहाँ है, छतरपुर में है। तो आपको यहाँ पर खनिजों में ये देखने को मिलेगा। अगर हम उद्योगों की बात करें तो रीवा पन्ना का पठार उद्योगों की दृष्टि से इतना कुछ विकसित नहीं है। यहाँ पर आप अगर उद्योगों की बात करें तो कोयला आधारित उद्योग आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये सिंगरौली वाला क्षेत्र है। लेकिन जो आप सबसे ज्यादा कोयले का जो क्षेत्र देखेंगे वो बघेलखंड वाला जो क्षेत्र है, वो सबसे ज्यादा कोयले का क्षेत्र है। इसलिए हम बोलेंगे कि जो कोयले का जो उद्योग है सबसे ज्यादा वो यहाँ बघेलखंड वाला और इधर सतपुड़ा वाला थोड़े क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, रीवा पन्ना का वही हीरा उद्योग जो है वो सबसे ज्यादा यहीं पर हीरा पन्ना में ही आपको, ये सॉरी रीवा पन्ना में ही आपको देखने को मिलेगा। तो आप उद्योगों में लिख लेना कि हीरा वाला जो हीरा उद्योग है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पर जिले देख लिए हैं। यहाँ की नदियां नदियां हमने छोड़ दी है। नदियां कौन कौन सी यहाँ पर प्रवाहित होती है, तो आप नदियां लिख लें। तो आपको नदियां कौन कौन सी देखने को मिलेगी, तो नदियां आपको देखने को मिलेगी केन नदी, आपको यहाँ पर केन नदी देखने को मिलेगी, कटनी से निकलेगी। उसके बाद आपको सोन नदी यहाँ से इस टाइप से निकल के जाएगी, तो सोन नदी देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद टोंस नदी जो है वो भी आपको देखने को मिलेगी रीवा पन्ना वाले एरिया में। उसके बाद यहाँ की जो छोटी जो रीवा जिले में वो बहती है छोटी नदियां, वो तो है ही। ठीक है, तो आपको ये बड़ी बड़ी नदियां याद रखनी है। नर्मदा सोन घाटी में अगर आप नदियों की बात करें तो यहाँ पर आपको स्पेशल सबसे बड़ी जो है नर्मदा नदी देखने को मिलेगी। इसके बाद आप देखेंगे कि जो नर्मदा की छोटी सहायक नदियां हैं, ठीक है, जो उससे दाई और बाइयों से मिल रही है, तो जैसे माही नदी हो गई है, जो छोटी मोटी नदियां है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आप नर्मदा सोन घाटी में हमारा नदियों वाला जो है ये चीज छूट गई है, तो आप उसमें लिख लेंगे कि नर्मदा नदी आपको यहाँ देखने को मिलेगी और जो नर्मदा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, सबसे बड़ी तो यहाँ पर आपको नर्मदा नदी ही देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर नदियां भी लिख लेंगे रीवा पन्ना के पठार में। ये केन नदी, टोंस नदी, सोन नदी ये आपको कहाँ मिलेगी, जोहिला नदी, ये सब कहाँ मिलेगी, रीवा पन्ना के पठार में। तो ये जोहिला भी लिख लेंगे आप। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रीवा पन्ना का पठार। ठीक है, इतनी चीजें हमको हर पठार में पढ़नी है। क्षेत्रफल याद रखें, उसका प्रतिशत याद रखें। अगर आप लोकेशन याद रखेंगे तो आपको जिले ऑटोमेटिक याद रहेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पर हमारे किस पर आ जाएंगे, बघेलखंड के पठार पे। जो बघेलखंड का पठार है वो क्षेत्रफल में सबसे छोटा पठार है। ठीक है, बघेलखंड का जो पठार है वो आपको क्षेत्रफल में सबसे छोटा पठार देखने को मिलेगा। तो लिख लेंगे, हेडिंग डालेंगे बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार। तो बघेलखंड के पठार में वही सबसे पहले इसकी स्थिति देखें आप। तो अब देखेंगे बघेलखंड के पठार में आपको उत्तर में क्या देखने को मिलेगा, ये बघेलखंड का पठार है। इसके उत्तर में आपको क्या देखने को मिलेगा, रीवा पन्ना का पठार। अब दक्षिण वाले क्षेत्र में जाएंगे तो आपको मेकल वाला जो क्षेत्र है, मेकल श्रेणी, वो देखने को मिलेगी। अब इसके पश्चिमी वाले क्षेत्र में जाएंगे तो आपको इधर उत्तर पश्चिम में मालवा का पठार और इधर आपको क्या देखने को मिलेगा, नर्मदा सोन घाटी देखने को मिलेगा। और आप छत्तीसगढ़ में भी देखेंगे कि जो बघेलखंड का पठार है इसका जो ज्यादा विस्तार है वो छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे कम विस्तार है बघेलखंड के पठार का। तो आप इसका जो विस्तार आप लिख लेंगे। आप यहाँ पर जिले लिख लें कि यहाँ पर कौन कौन से जिले हैं। क्षेत्रफल लिख लें सबसे पहले तो कि यहाँ का बघेलखंड के पठार का क्षेत्रफल कितना है,
तो आप देखेंगे बघेलखंड के पठार का क्षेत्रफल कितना है, 21,577 वर्ग किलोमीटर, जो लगभग 6% है। ठीक है, जो आप बोलेंगे लगभग 6%, 6.8% है, या लगभग 7% आप कर लें। ठीक है, इतना क्या है बघेलखंड का क्षेत्रफल है। उसके बाद आप यहाँ पर जिले लिख लें कि यहाँ पर कौन कौन से जिले हैं। तो आप जिलों की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको थोड़ा सिंगरौली वाला क्षेत्र, सीधी वाला क्षेत्र, उसके बाद उमरिया, शहडोल, उमरिया, ये जो क्षेत्र है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आप लिख लें यहाँ पर सीधी सिंगरौली लिखेंगे, सीधी सिंगरौली का कुछ क्षेत्र। उसके बाद आप देखेंगे शहडोल वाला पूरा क्षेत्र जो है वो बघेलखंड में आएगा। अनूपपुर और उमरिया, ये जो क्षेत्र है ये तो पूरे किसमें आएंगे, बघेलखंड में ही आएंगे। ठीक है, तो ये हमारे जिले हो गए। इसके बाद आप देख लें यहाँ पर जलवायु कौन सी पाई जाती है, यहाँ पर वन कौन से पाए जाते हैं। तो बघेलखंड के पठार की आप जलवायु की बात करें तो जलवायु कौन सी मिलती है यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर भी आपको कौन सी मानसूनी जलवायु देखने को मिलेगी। कौन सी जलवायु, मानसूनी जलवायु। तो लिख लें जलवायु में मानसूनी जलवायु। ठीक है, यहाँ पर वर्षा देख लें आप, यहाँ पर वर्षा थोड़ी ज्यादा ही होगी। ठीक है, जो दक्षिण पश्चिम वाला एरिया है वहां पर वर्षा ज्यादा ही होगी। तो आप देखेंगे यहाँ पर वर्षा आपको कितने देखने को मिलेगी, लगभग 125 सेंटीमीटर के आसपास आपको क्या देखने को मिलेगी, वर्षा देखने को मिलेगी। 125 सेंटीमीटर क्या होगी, वर्षा देखने को मिलेगी। कौन से वाले क्षेत्र में, बघेलखंड वाले क्षेत्र में। इसको पूर्वी पठार भी कहा जाता है, या तो आप यहाँ लिख भी लें बघेलखंड के पठार को ही पूर्वी पठार भी कहा जाता है। सबसे पूर्वी पठार है ये हमारे मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 125 सेंटीमीटर वर्षा देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर वन कौन से होंगे, तो आप देखेंगे वर्षा अच्छी हो रही है तो यहाँ पर पर्णपाती वन मिलेंगे। कौन से, शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क उष्णकटिबंधीय वन तो है ही हमारे यहाँ, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, पूरा ऐसा लिख लेंगे आप, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन यहाँ पर आपको मिलेंगे, जो क्या करेंगे, अपने पत्ते गिरा देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको अगर सबसे ज्यादा अगर हम खनिज की बात करें तो सबसे ज्यादा खनिज मैंने आपको बताया कि बघेलखंड वाला जो क्षेत्र है वहाँ सबसे ज्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा खनिजों में, तो कोयला देखने को मिलेगा। तो आप लिख ले सबसे ज्यादा खनिज आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, कोयला ही सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हमको क्या करना है, इसमें लिख लेना है। और हमारा कौन सा क्षेत्र छूट गया है, हमने जिले लिख लिए हैं, नदियां हम लिख लें। नदियां यहाँ पर बघेलखंड के पठार में कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती है या उद्गम होता है, तो आप देखेंगे यहाँ से दो सबसे बड़ी नदियां जो है आप अनूपपुर वाले क्षेत्र में देखेंगे कि एक तो नर्मदा नदी का उद्गम होगा यहाँ से बघेलखंड के पठार से, नर्मदा नदी, और एक कौन सी नदी, आप बोलेंगे सोन नदी, और उसके बाद सोन नदी, और उसके बाद जो जोहिला नदी है वो भी बघेलखंड के पठार से उद्गमित होगी। ठीक है, ये नदियों का क्षेत्र आपको याद रखना है क्योंकि आप प्रीवियस ईयर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आप एमपीपीएससी का भी देखेंगे क्वेश्चन तो आपको ऐसा मिलेगा कि बेतवा नदी के बारे में, कि बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो वहां पर्वतों से पूछा था, विंध्याचल पर्वत से निकलती है अपनी कौन सी नदी, बेतवा नदी। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ताप्ती नदी देखेंगे तो ताप्ती आपको यहाँ देखने को मिलेगी बैतूल में, ये सतपुड़ा वाले रीजन में बह रही है। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे विंध्याचल वाले में बेतवा नदी बह रही है, तो ये इस तरीके से भी क्वेश्चन बन जाता है। जैसे अगर आपको बता दें कि बघेलखंड के पठार से निम्नलिखित में से किन नदियों का उद्गम नहीं हुआ है, और आपको ये 3 नदियां दे दे, तो इन तीनों का तो हुआ है, लेकिन जो दूसरी एक्स्ट्रा अगर कोई नदी देता है तो उसका नहीं हुआ है। तो ऐसा हमको क्षेत्र में याद भी रखना है कि कौन सी नदी प्रवाहित हो रही है कौन से क्षेत्र में। ठीक है, क्वेश्चन कहीं से कुछ भी बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, क्या हो गया, बघेलखंड का पठार। अब हमारा एक क्षेत्र बचता है कौन सा, सतपुड़ा मैकल श्रेणी। तो सतपुड़ा मैकल श्रेणी थोड़ी ज्यादा बड़ी तो नहीं है, लेकिन थोड़ा उसको पढ़ना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सतपुड़ा मैकल से तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन बनते भी हैं। ठीक है, तो ये जो सतपुड़ा मैकल वाला जो क्षेत्र है उसको हम क्या करेंगे, कल पढ़ेंगे। तो अभी मैं आपको थोड़ा क्या करती हूँ, या आप इसको याद करने का एक ऐसा भी ट्रिक लगा सकते हैं कि आप देखिए क्या करें इसको याद करने के लिए। आपको डायग्राम बना लेना है एक पेज पे, और एक पेज पे क्या करना है, आपको लिख लेना है। आप कैसे लिखेंगे, आप ऐसे हेडिंग डाल के लिखें कि एक जगह आपने क्या लिख लिए हैं, पठार लिख लिए हैं इस तरीके से,
कि भाई ये पठार, हम यहाँ पे लिखेंगे पठार। उसके बाद उसका क्षेत्रफल कितना है वो लिख लिया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन से जिले यहाँ पर शामिल है, ठीक है। फिर उसका निर्माण कैसे हुआ है, कौन सी चट्टानों से हुआ है, ठीक है। जिले लिख लिया, निर्माण लिख लिए। अब देखेंगे यहाँ पर वर्षा कितनी होती है, यहाँ की जलवायु, ठीक है। वर्षा कितनी होती है, जलवायु कितनी है, जलवायु कैसी है, यहाँ पे खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं, यहाँ पर नदियां कौन सी प्रवाहित होती है। ऐसी पूरी टेबल बना लें बड़े पेज पर, ठीक है। तो कौन सी नदियां प्रवाहित होती है, खनिज, जलवायु, यहाँ पर जो है उद्योग कौन कौन से हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने ये सब लिख दिया। अब ऐसी लाइनें खींच के आपको क्या करना है, इसका लिख लेंगे। यहाँ पे आप जैसे हम लिख लें मालवा का पठार, यहाँ पे लिख लिया आपने बुंदेलखंड का पठार, यहाँ लिख लिया आपने नर्मदा सोन घाटी, ठीक है। फिर नीचे लिख लिया आपने बघेलखंड का पठार। आपको एक एक पठार ऐसा पूरा 7 पठार लिख लेना है। उनका जो जो क्षेत्रफल है वो सब लिख लेना है। क्षेत्रफल के पास ही आपको ब्रैकेट बना के क्या लिख लेना है, उसका प्रतिशत लिख लेना है। उसके बाद जिले लिख लेना है, कौन कौन से जिले हैं इसमें, उसका निर्माण कैसे हुआ है वो पठार का वो लिख लेना है। वर्षा वो लिख लेना है। जलवायु वो लिख लेना है कि कौन सी जलवायु, मानसूनी जलवायु की महाद्वीपीय जलवायु। फिर उसके बाद आपको खनिज ये लिख लेना है कि कौन कौन से खनिज वहां पर पाए जाते हैं। उसके बाद कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती है और उद्योग कौन कौन से हैं, ये सब आपको टेबल बना के लिख लेना है। या तो फिर मैं कल अगर सतपुड़ा मेकल श्रेणी कंप्लीट करवा के आपको ऐसे टेबल बना के पूरा बता दूंगी, ठीक है। तो आपको टेबल बना के क्या करना है, उसको अपनी दीवार पर चिपका लेना है जहां भी आप स्टडी करते हैं, और उसको क्या करेंगे आप रोज देखेंगे, तो उससे आपको ये सब जो सारी चीजें हैं वो क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी, ठीक है। तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। इसके बाद हम कल जो है हमारा टॉपिक अगला जो है सतपुड़ा मेकल श्रेणी वो बचता है। तो उसको पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, इसके आगे मध्य प्रदेश के जो पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल पर्वत, क्या करेंगे, ये पर्वत पढ़ेंगे, इनकी जो श्रेणियां हैं वो पूरी पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल हम सतपुड़ा पर्वत ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हमारी क्लास में समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप लाइक करें और कमेंट्स जरूर करें, और अगर आपके साथ जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके साथ क्लास को जरूर शेयर करें। तो कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।